अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरी जानिब से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम और मैं भी आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से हैं और आज इस जुमे का, आज के दिन का, इस खूबसूरत दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। जुम्मतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें, बरकतें आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, हम शो का भी आगाज़ करते हैं। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत मौजू के ऊपर बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है हुकूकुल इबाद की अहमियत। हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक। हुकूक अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत जिसको दी गई है वो है हुकूकुल इबाद। और फ़हीम, कोई भी माशरा उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता, उस वक्त तक आइडियल नहीं बन सकता जब तक वहाँ के लोग अपने जो फ़राइज़ हैं और अपने हुकूक से आगाह ना हों। और एक अच्छा माशरा तभी तश्कील पाता है जब लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे होते हैं और वहाँ के रहने वालों को जो उनके हुकूक होते हैं वो भी मिल रहे होते हैं। और हम तो एक इस्लामी रियासत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, तो हम पर तो इस बात की ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम दूसरों के हुकूक जो हैं वो अदा करें और अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं। और जब हुकूक की हम बात करते हैं तो बहुत सारे हुकूक हैं, जिनमें वालिदैन के हुकूक, शौहर और बीवी के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक और मिस्कीनों के हुकूक, इसी तरह एक लंबी फ़हरिस्त है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। कि ज़रा इस लंबी फहरिस्त में पूरी दुनिया में सोसाइटीज़ में हुकूक की आगाही के लिए ह्यूमन राइट्स के असूल होते हैं, वो लोगों को, इंसानों को बताए जाते हैं। दीन इस्लाम ने हुकूकुल इबाद के हवाले से इन सारे क़वानीन का कुरान और सुन्नत की रोशनी में मतलब हमें आगाह किया है। और इसके सिर्फ दीन ही नहीं, दुनिया ही नहीं, आखिरत में भी इसकी सज़ा के हवाले से और इसकी जज़ा के हवाले से बताया गया, यानी कि बड़ी सख्ती से बताया गया कि ये इंतहाई एक ज़रूरी काम है किसी भी मुसलमान के लिए। हुकूक अल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ अल्लामा सज्जाद मदनी साहब आज स्टूडियो में मौजूद हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर, आज इस खूबसूरत मौजू पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, आज फिर हम इस पे बात करते हैं क्योंकि इस उम्मीद के साथ कि शायद आज फिर हम कुछ अपनी शख्सियत में एक बदलाव पैदा कर सकें, कुछ सीख सकें। तो हुकूकुल इबाद के हवाले से बिस्मिल्लाह कीजिए कि दीन इस्लाम में, कुरान सुन्नत में इसका क्या तसव्वुर पेश किया गया और सोसाइटी में इसकी कितनी अहमियत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इब्तिदाई गुफ्तगू में आपने इसकी अहमियत की जानिब काफ़ी इशारे दिए हैं। देखिए, किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की का अंदाज़ा चंद बुनियादी बातों से लगाया जाता है कि वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल कैसी है, वहाँ तालीम की सूरत हाल कैसी है, वहाँ सेहत के लिए कितनी सहूलतें दस्तयाब हैं, या वहाँ के लोगों का जो मजमूई तर्ज़ ज़िंदगी है वो कितना बेहतर है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो ये भी देखा जाता है कि वहाँ मकामी शहरियों को कितने बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जदीद दुनिया में इसका तस्वुर मिलता है कि जब दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ और इतने बड़े पैमाने पे तबाही फैली तो अक़वाम आलम जमा हुई और उन्होंने कहा कि जी, इस जंग का जो इख्तिताम है वो एक एटमी धमाके से हुआ है, जो हिरोशिमा नागासाकी पे एटमी धमाका हुआ था। तो उन्होंने कहा जी, तीसरी जंग अजीम जब शुरू होगी तो वो भी न्यूक्लियर वॉर से शुरू होगी और उसके बाद बहुत मुश्किल है कि इस दुनिया को हम बचा पाएँ। सही। तो लिहाजा ज़रूरी है कि हम जो है वो बातचीत का आगाज़ करें और कुछ ऐसे उसूल तय करें कि जिनकी बुनियाद पर आगे इस किस्म के वाक़यात ना हों। तो 1945 में फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने ह्यूमन राइट्स का जो है वो चार्टर पास किया, आज जिसको बहुत अहमियत हासिल है और बुनियादी तौर पे सब ममालिक पर लाजिम है कि उसकी पाबंदी करें, उसको अपने यहाँ राइज करें। मैं ख़ुद बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का एक छोटा सा कारकुन हूँ और हम SDG 16 के नाम से, ये अक़वाम मुत्तहिदा का एक चार्टर है कि जिसमें बुनियादी इंसानी हुकूक की जो है वो आप निचली सतह तक फरहमी को यकीनी बनाते हैं। तो आईने पाकिस्तान में भी इसका इल्तिज़ाम किया गया है। आईने पाकिस्तान के इब्तिदाई 40 आर्टिकल हैं, इब्तिदाई 40 आर्टिकल में बुनियादी इंसानी हुकूक का तस्किरा है। अच्छा, लेकिन
आपका जो सवाल है कि हमारे दीन में इसकी क्या अहमियत है, पेश किया? अब हमारे जो एकेडमिया के लोग होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी नज़र में ये तो है कि पाकिस्तान के आइन में इसका तस्करा कहाँ से मिलता है या यूनाइटेड नेशन ने इस बारे में कब बात की, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि दीन इस्लाम वो पहला दीन है जिसने बुनियादी इंसानी हुकूक की अहमियत के बारे में बताया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में जब दीन के मुकम्मल होने का ऐलान फरमाया तो उस दिन आपने ये भी ऐलान फरमाया कि किसी गोरे को काले पर और किसी जो है वो अजमी को अरबी पर और किसी जो है वो अमीर को गरीब पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। और इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, आप ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उस माशरे में बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, फख्र की बात समझी जाती थी। आज के दौर में भी ये कभी रस्म किसी न किसी सूरत में बाकी है, लेकिन छुप कर ये काम किया जाता है कि लोग बेटियां पैदा होने पर हमारे यहाँ जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे बदकिस्मती से आज भी जो है वो पसंद नहीं करते। लेकिन रसूलुल्लाह ने उस दौर में बेटी को सीने से लगा के फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और बेटी के हुकूक का आपने ऐलान फरमाया। और दीन इस्लाम के जो है यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बहुत खूबसूरत बात हो रही है, माजरत कता कलामी की, वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मच जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं हुकूकुल इबाद के हवाले से, मगर इस खुसूसी मौजू के ऊपर बात करने के साथ साथ हमारे साथ एक ख़ास एक ब्रांड भी है जिन्होंने ताउन किया है आज की हमारी इस नशरियात में, उनके बारे में आपको ज़ारा बताएंगी। जी ज़ारा। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एक फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी A2 जो कि आप हमसे जीत सकते हैं। आपको सवाल करना होगा और दुरुस्त जवाब देने पर आपको ये फ़ोन मिलेगा। और इस फ़ोन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंचेस इन्फिनिटी वी डिस्प्ले है, उसके अलावा 13 मेगापिक्सल कैमरा है और सैमसंग गैलेक्सी A2 ये फ़ोन है। आप हमसे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हम एक सवाल करेंगे और दुरुस्त जवाब देने पर आपको ये फ़ोन आप जो है वो जीत सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, मैं कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तावा फिर कराची से। जी ताहा, कैसे हैं आप? और अल्लाह का शुक्र। अच्छा ठीक है, आपसे सवाल ये है कि आप हमें बताइए कि ये जो सैमसंग गैलेक्सी A2 है इसमें A का मतलब क्या है? ए का मतलब अमेजिंग आई थिंक। चलिए ठीक है, हमने आपका जवाब रिकॉर्ड कर लिया है और अगर आपका जवाब सही होगा तो आप ये फ़ोन जीत सकेंगे। हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी, आप जो है हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत शुक्रिया। ओके, वापस आते हैं अपने मौजू की जानिब और मौजू है हमारा आज हुकूकुल इबाद और इसकी अहमियत। दीन इस्लाम ने हुकूकुल इबाद के हवाले से बहुत अहमियत दी है और उन्हीं सारी बातों को हम जानते हैं, हमेशा से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। आज ज़रा फिर से उन सारी बातों के बारे में हम एक दफ़ा वो रिवीजन करेंगे, याद दहानी करेंगे ताकि हमारी ज़िंदगियों में ये सुनहरी उसूल शामिल हो सकें। हमारी शख्सियात, हमारे किरदार जो हैं वो पहले की निस्बत एक कदम आगे की तरफ, बेहतरी की तरफ बढ़ सकें। जनाब अल्लामा सजाद मदनी साहब, आप बता रहे थे दीन इस्लाम में इसके तसव्वुर के हवाले से और बात हो रही थी औरतों के हुकूक के बारे में। जी ठीक है, ये वो शायद हुकूकुल इबाद में ख़वातीन के हुकूक के हवाले से ये एक ऐसा नुक्ता है कि हमने इस सोसाइटी में कुछ औरतों को बिल्कुल यहाँ पे नाखुश देखा है। खैर दीन इस्लाम क्या पेश करता है, सारा एक तसव्वुर इस हवाले से बयान कीजिए। फ़हीम भाई, न्यूज़ कैफ़े की ये रिवायत रही है कि हमेशा सोशल इश्यूज़ पे आप प्रोग्राम करते हैं और मुझे ख़ुद भी याद पड़ता है कि हम हुकूकुल इबाद पे पहले भी कई प्रोग्राम कर चुके हैं। लेकिन एक बात है कि इज़ा तकर्ररा कि जब बार बार कोई बात दोहराई जाती है तो दिल में करार पकड़ लेती है। तो मैं अपने देखने और सुनने वालों को आज ये मैसेज देना चाहूँगा कि
अपने दीन को स्टडी करें, इसको पढ़ें, सीरत पाक का मुताला करें, हदीस करीमा को आप जाके पढ़ें, तब आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत से ऐसे हुकूक जिनके लिए अब हम मुतालबा कर रहे हैं वो ऑलरेडी अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत इज्जत के साथ, बहुत वकार के साथ अता फरमा दिए हैं। आज के दौर में मैं समझता हूँ हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना बहुत आसान है, लेकिन उस सोसाइटी में, उस माशरे में, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सीने से लगा के ये फरमाना कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और इसी तरीके से सारी ज़िंदगी आपको वो तकरीम देना कि जब भी आप जो है वो तशरीफ़ फरमा होते और सैयदा तशरीफ़ लाती तो आप खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते, पेशानी पे बोसा देते, किसी मुहिम पर जाने से पहले आखिरी मुलाकात सैयदा से फरमाते, आने के बाद सबसे पहली मुलाकात आप सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाते। तो अमली तौर पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को ये इज़्ज़त, ये अहमियत और ये मर्तबा दे के हमें समझाया है कि दीन क्या अहमियत देता है। इसी तरीके से अज़वाज मुतहरात के हवाले से सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब वक्त विसाल था तो उन्होंने सैयदा फातिमा से कहा कि आप जाइए और अपने बाबा जानी की बारगाह में अर्ज़ कीजिए कि वो अपनी चादर मुझे अता फरमाए। तो आपने चादर अता फरमा दी। अंदर गए तो सैयदा खातून जन्नत ने वो चादर ओढ़ी हुई थी और आपकी हालत मुबारक कुछ बेहतर महसूस नहीं हो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि आपने चादर क्यों मंगवाई? उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी मर्ज़ में जो है वो मेरा इंतकाल हो जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक ऐसा जुमला इरशाद फरमाया जो रहती दुनिया तक जो है वो औरतों के हुकूक की जो है अलामत बन के रह गया है। आपने फरमाया कि अगर आज चादर की बजाय आप मेरी खाल भी मंगाती तो मैं अपनी खाल उतार कर आपको पेश करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर, इसी हवाले से हम बात करेंगे मज़ीद, और अपनी जिम्मेदारियां और फ़राइज़ और हुकूक के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा वक्फ़ा है दोस्तों, वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हुकूकुल इबाद की अहमियत के हवाले से। अल्लामा सज्जाद मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस्लामी स्कॉलर हैं। सर, हमने बात करें हुकूकुल इबाद की अहमियत की। हम अगर देखें तो हमने बचपन से ही यही पढ़ा है और यही सुना है कि अल्लाह उनसे प्यार करता है जो कि उसकी मखलूक से प्यार करते हैं और जो उसका ख़याल रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अमल है उसमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। हम अपने मफाद की बात करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और हमारे अमल से किसी को क्या तकलीफ़ पहुंच रही है इसका हम ख्याल नहीं करते। तो इस हवाले से क्या कहेंगे सर आप? जी, बहुत खूबसूरत सवाल है। देखिए, हुकूक का जो बुनियादी तौर पर तकसीम की जाती है वो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में की जाती है। जी। हुकूकुल्लाह में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और तमाम जो इबादात हैं वो शामिल हैं। और ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं अपने हुकूक अपनी रहमत से माफ़ फरमा दूँगा। लेकिन जो बंदे के हुकूक हैं ये बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया गया कि जब तक बंदा खुद मुआफ़ नहीं करेगा अल्लाह भी मुआफ़ नहीं फरमाएगा। सैयदना वहाब इब्न मुनब्बे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताब में ये वाक़या नकल फरमाया। वो कहते हैं कि हमारे दौर में एक तवील उम्र आदमी था और उसकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी थी, लेकिन फिर एक दिन हमने देखा कि अचानक उसकी काया पलट गई और वो मस्जिद की पहली सफ़ में दिखाई देने लगा। तिलावत कुरान का मामूल उसने बना लिया और बहुत नेक अमाल करने लगा और बकिया सारी ज़िंदगी उसने नेकियों में गुजारी। मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत है। तो वो फरमाते हैं कि एक दिन उसका इंतकाल हो गया तो मुझे बड़ी जुस्तजू थी कि जनाब उसने अपनी आधी ज़िंदगी गुनाहों में बसर की, आधी ज़िंदगी नेकियों में बसर की, तो आखिर उसके साथ अल्लाह ने क्या मामला फरमाया। तो कहते हैं मैं दुआ करता रहा तो एक दिन रात को मुझे ख्वाब में वो शख्स दिखाई दिया। मैंने पूछा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इबादत की वजह से मेरी साबिक़ा ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए, लेकिन एक अमल ऐसा था जिसकी वजह से मुझे एक कोड़ा मारा गया और मैं पिछले 100 दिनों से उसकी तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ। और वो कोड़ा इसलिए मारा गया कि एक दिन मैंने अपने पड़ोसी की छड़ी उसकी इजाज़त के बगैर उठा ली थी। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हम जो है वो
क्या कुछ नहीं करते। हमारे हर यहाँ चीज का हमें जवाब देना है। बिल्कुल देना अच्छा सर, है, बिल्कुल आगे देना बढ़ते हैं। देखें, हुकूकुल इबाद के हवाले से आपने भी शुरू में कहा और इब्तिदाइये में भी ये चीज़ बयान की गई कि माँ बाप के हकूक़, बीवियों के हकूक़, पड़ोसियों के हकूक़, बच्चों के हकूक़, गोया हर किस्म के हकूक़ के हवाले से दीन इस्लाम में कुरान और सुन्नत में वाज़ेह अंदाज में जो है ना बयान फरमाया गया। हुकूकुल इबाद में इन मुख्तलिफ हकूक़ों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अहमियत किसके हकूक़ पे दी गई है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सख्ती भी की गई है कि इनके हकूक़ जो हैं ये सबसे पहले आप पे लाजिम है, उसके बाद हैं बाकी मखलूक के हकूक़। फ़हीम भाई, हर इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू होते हैं, मुख्तलिफ जिहतें होती हैं। हम जहाँ बेटे हैं वहीं पे हम किसी के शौहर भी हैं, वहीं हम किसी के भाई भी हैं, वहीं हम किसी के पड़ोसी भी हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकते कि हमारी आधी ज़िंदगी के हुकूक मुकम्मल हों, कामिल हों और वो हमारी तस्वीर का रुख बड़ा शानदार हो, लेकिन जो है वो आधे हुकूक के मामले में हम कोताही बरतें और हम सोचें कि शायद इस पर हमें माफ़ी मिल जाएगी। मुसलमान का मतलब है कि जो अपनी मर्ज़ी को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दे, तो अब इसको अपनी बकिया ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बितानी, बल्कि इसको हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को फॉलो करना है। तो हमारा दीन हमें हर मामले में हिदायत दे चुका है कि माँ बाप के साथ किस तरीके से पेश आना है। अब अगर कोई माँ बाप का बहुत फर्माबरदार है लेकिन वो अपने अहले खाना के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ वो उसका रवैया ठीक नहीं है, तो हम ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकते कि सिर्फ माँ बाप की खिदमत की वजह से उसे जन्नत तक जाएगी। उस पर लाजिम है कि वो अपनी अहलिया के, अपने बच्चों के हुकूक भी उसी तरीके से अदा करे। ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर वो अपनी फैमिली के हुकूक बहुत अच्छे से अदा करता है लेकिन उसके पड़ोसी उससे तकलीफ में रहते हैं, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, इसकी बदकलामी की वजह से उन्हें मतलब खौफ रहता है कि जनाब इससे कोई बात कहेंगे तो ये चिल्लाना शुरू कर देगा, तो इस पे भी सोचना चाहिए। और सर अगर मुलाजमीन के बारे में यानी सबके हुकूक आपको अदा करने चाहिए। बिल्कुल सर, एक और सवाल जो मेरे दिमाग में वो ये कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है हुकूक अल्लाह तो माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद में अगर कोई कोताही हुई तो उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इस हवाले से भी बताइए कि ये कितना सही है ये बात। जी, ये बात कुरान मजीद में अहादीस करीमा में अक़वाल बुज़ुर्गान दीन में वाज़े तौर पे बता दी गई है जी। और आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मग़फ़िरत के बहाने ढूंढता है। एक मुहावरा है कि रहमत हक बहा न मी जोयत, कि अल्लाह की रहमत मुआवजा तलब नहीं करती, रहमत हक बहाना मी जोयत, बल्कि उसकी रहमत बहाना ढूंढती है बख्शने का, माफ़ फरमाने का। माह रमज़ान तशरीफ़ लाने वाला है, इसकी हर घड़ी में अल्लाह ताला बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त, शब कद्र में। और इसी तरीके से जनाबे वाला ज़रा से अमल पे आपने किसी का रोज़ा इफ्तार करवा दिया, आप किसी के काम आ गए ज़कात की अदायगी पर, लेकिन याद रखिए कि वहाँ पे अल्लाह अपने हुकूक माफ़ फरमाता है। माह रमज़ान में भी हमारे जो है वो हुकूकुल इबाद तभी मुआफ़ होंगे कि जिसका हमने दिल दुखाया है, जिसका हमने हक खाया है, हम उसके पास जब तक जाकर अपने हक की मुआफ़ी तलब नहीं करेंगे तब तक अल्लाह ताला मुआफ़ नहीं फरमाएगा। थैंक यू सो मच। रमज़ान का महीना आ रहा है और माफ़ी मांगने में तो वैसे भी हमें किसी चीज़ की देर नहीं करनी चाहिए, वो माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ करना चाहिए, माफ़ करना सीखना चाहिए। अगर हम खुदा से भी माफ़ी के तलबगार हैं तो हमें खुद भी माफ़ करना चाहिए लोगों को। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात करेंगे, हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा। और आज हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करने वाले शहर कायद के हवाले से, क्योंकि शहर कराची में तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, जिसकी वजह से बहुत सारी शिकायत और बहुत सारे लोग जो इस वक्त मुश्किलात में हैं वो भी, उनकी भी खबरें हमें नज़र आ रही हैं। मगर खैर ये सारे लोग गैर कानूनी तौर पे वहाँ पे आबाद थे, जिनको हटाया जा रहा है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब ने बरहमी के साथ जो है रिमार्क्स दिए हैं वज़ीर आला सिंध को, कमिश्नर कराची को और
डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, और उन्होंने बल्कि एक कमिश्नर कराची और डीजी एसबीसीए इनको ये भी कहा है कि आप तो रबड़ स्टैंप है ना, आपको तो जैसे किसी चीज़ का मालूम ही नहीं है। तो इस तरह के अल्फाज का भी तबादला हुआ है। मतलब ये है कि ये जो गैर कानूनी तौर पे बिल्डिंग्स का एक अंबार लगा हुआ है शहर कराची में, इनके हवाले से काम शुरू हो चुका है। अपने स्टूडियो में बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब हमीद भुट्टो साहब। आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। सर हम देखते हैं कि ये 10-10 मंजिला इमारतें जो हैं वो बना दी जाती हैं, फिर लोग उसमें आबाद भी हो जाते हैं, अरसा गुजर जाता है, फिर अचानक से पता चलता है कि ये जो इमारत है वो गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई है। तो उस वक्त जब ये इमारत बन रही होती है, जब क्यों ख्याल नहीं आता और उस वक्त इसको क्यों नहीं रोका जाता? बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया है कि जब गैर कानूनी बिल्डिंग बनती है तो हम उसका ख्याल नहीं करते। हाँ। उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि पैसा, माल और मिल्कियत मुख्तलिफ इदारे माफियाज मिल के लोगों को लूट के बनाते हैं। मुख्तलिफ लोगों का काम है, जिसमें हमारे बिल्डर्स, मुख्तलिफ इदारों के लोग, उनका काम है कि हमने से पैसा कमाना है, बाकी वो घर गिरता है, बनता है, टूटता है, गिराया जाता है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हाँ। ऐसे ही चाइना कटिंग से लेके नदी नाले सब पे कब्ज़ा होता जा रहा है। मुख्तलिफ आप छोटी सी कहीं से गली से कोई पार्क, जहाँ भी जिसको जो मौका मिल रहा है उसने इस शहर को छोड़ा नहीं है। कराची पूरा एक पत्थरों का शहर तो बनता जा रहा है, मगर उस पत्थरों की जो हम ईंटों का बजाय जो कंक्रीट का शहर बना गए हैं, उस पर हमने किसी ने नहीं कहा कि प्लानिंग हमने क्या करनी है, किस तरह हमने जाना है। जितनी भी अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात करें तो माजी में जो वहाँ पे क्लर्क था वो अरबपति बन गया। अभी एक अच्छा डीजी वहाँ मौजूद है शम्स उमर, और काफ़ी अच्छे अफसर भी हर इदारे मौजूद हैं, मगर ज़्यादातर उन इदारों के अंदर भी बहुत सारे करप्ट लोग अभी बैठे हुए हैं, जिनका काम है कि जी फाइलों पे साइन करनी है, फाइल आगे बढ़ाने हैं, कागजों में तो दिखा देंगे जी हम ये तोड़ रहे हैं, ये बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, मगर अमलन सबका मकसद होता है पैसा कमाना, और उसी पैसे कमाने के चक्कर में हमारे यहाँ कब्जे करके चाइना कटिंग करके बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, जो अब गिराने की बातें हो रही है और बिल्डिंगें गिर भी रही हैं। सही भुट्टो साहब, देखें इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे गैर कानूनी इमारात मौजूद हैं। अभी गैर कानूनी इमारात और गैर कानूनी शादी हॉल्स गिराने का हुक्म दे दिया गया। ठीक है, जो गैर कानूनी तौर पे आबाद है उसे बिल्कुल गिरा देना चाहिए, मगर इसमें अवाम की भी तो एक गलती है। हम 1 किलो खरबूजा लेने जाते हैं, पूरी रेडी सूंघ लेते हैं यार, ठीक है, और जब पूरी जिंदगी की कमाई लगा के आप एक घर, फ्लैट या कुछ लेने जा रहे हैं तो उस वक्त नहीं देख सकते कि ये गैर कानूनी है या कानूनी है। असल में उनको वही जो लोग नीचे से आते हैं, जहाँ मुख्तलिफ शहरों से आते हैं यहाँ पे आबाद होने, वो कहते हैं कि हमें सस्ते में घर मिल जाए। सफ़ेद पोश लोग भी होते हैं, उनको पता होता है कि ये गैर कानूनी है। अभी भी जो लोग एहतजाज करें उनको पता है कि हमने गैर कानूनी जगह पे ठहरे हुए, मगर हमें उसके मुतबादल में कोई जगह दी जाए, पैसे दिए जाएँ। और गवर्नमेंट ने तो ऐलान भी किया है, अगर जिसकी घर जो गैर कानूनी आगे निकला हुआ है 30% तोड़ा जाएगा तो उसको 3,60,000 रुपये पैसे भी दिए जाएंगे। मगर लोग कहते नहीं जी हमारा तोड़ा क्यों जा रहा है, क्यों तोड़ रहे हैं। तो लोगों ने कब्जे तो खुद भी किए हुए और उनको कब्जे करा के दिए भी गए, और उसमें पॉलिटिकल पार्टियां, और अगर बात करें तो एनपी, एमक्यूएम और बाकी पार्टियां मलूस रही हैं, उनके लीडरान और कारकुन भी मलूस रहे हैं। कब्जे करवा के दिए गए, ये क्या मतलब? मुख्तलिफ उनके पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों को आबाद करती हैं, उनको रखती हैं, उनके वोट बैंक बढ़ाने के लिए कब्जे खुद करा के देती है इस शहर के अंदर। लोगों को कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा, बैठे और वैसे ही हुआ, कोई नहीं पूछा। ये तो अदलिया का भला हुआ, हमारी अदालत का आके उन्होंने आके स्टैंड लिया कि जी ये तोड़े जो सर, इस बारे में हमें आपसे मजीद मालूमात चाहिए। एक छोटा सा वक्फा आ गया बीच में दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इस बारे में मजीद बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमीद भुट्टो साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। और कराची में इस वक्त जो एक तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन जारी है उसके हवाले से हम बात करें। सर, हमने देखा है कि माजी में भी हमने देखा है कि जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ है, और 80 गज पे 4 मंजिला 6 मंजिला इमारतें बना दी जाती हैं, जो कि एज़ पर लॉ पे भी उसकी वो मतलब
अलाउ नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर कोई अगर बड़ा इंसान या सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन लेती है तो फिर उसके बाद उसको गिराने का अमल शुरू हो जाता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो आपको नहीं लगता कि उसके अंदर ही ऐसे करप्ट लोग मौजूद हैं जो कि इन बिल्डर्स को सपोर्ट करते हैं, इनकी पुष्टपनाही करते हैं, उनको अलाउ करते हैं इस काम के लिए? तो इन लोगों से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर भी जी। अच्छा डीजी होने के बावजूद भी नीचे माफिया अभी भी मौजूद है। एक शरीफ किस्म का डीजी तो लगा दिया गया है, वो करप्ट नहीं है, मगर उसके बावजूद जो साबका डीजीज़ हैं जो वहाँ पे डायरेक्टर चल रहे हैं, उनको मुख्तलिफ लोगों की पुष्टपनाही अभी भी मौजूद है। वो बड़ी बड़ी इमारतों के लेन देन बाहर से की जाती हैं, जो खुद सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के मौजूदा इंतज़ामिया का भी उसमें अमल दखल नहीं होता। करप्शन हो रही है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि जी करप्शन कहीं नहीं हो रही। हमारे सारे इदारे जो सरकारी है वो दूध के धुले हुए, ऐसा नहीं। उनके लोग मलूस है, उनके लोग मलूस है, नीचे से ऊपर तक के जो सिंध हुकूमत चला रहे हैं, वो सीएम से भी आगे सबको पता है कि उनकी उसमें इन्वॉल्वमेंट शामिल है। उसके बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे गैरकानूनी बिल्डिंगें बनेंगी। बड़े बड़े ठीके जोन के हिसाब से लोगों को दी जाती हैं कि नाज़माबाद का 1.5 करोड़ रुपया, तो आपका लालू खेत का 2 करोड़ रुपया, तो आपका डिफेंस का इतना, ये ठीके मिलते हैं। उसमें फ्रंट में मुख्तलिफ लोग होते हैं, वो जाके पैसे वसूल करते हैं। ये अरबों रुपए की गेम है, नहीं कोई करोड़ों की। उस पैसे को वो डबल करने के चक्कर में गैरकानूनी इमारतें बन रही है। लियारी से सबकी नजर में होगी, सबकी हैं, मगर उसमें ऊपर के लोगों के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से नीचे के अफसर खामोश आके बंद करके फाइलों पे साइन कर पाते हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी बचानी होती है। अगर उनको कहा जाए कि जी क्या करें, कि हम तो बड़े साफ सुथरे हैं, फरिश्ते, हम कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ हो रहा है, मगर ये सबको पता है। उसके बावजूद सीएम से लेके गवर्नर, हमारे सारे इदारे वो चुप है, क्योंकि उनको पता है कि ये कोई एक नहीं, बहुत सारे इसमें लोग मलूस हैं। अगर बात करें कि पूरी चाइना कटिंग की अगर देखी जाए तो नाले जिस तरह बने, गुजर नाले की अगर बात करें तो कह रही जी गुजर नाला ख़त्म करने से पूरा मामला हल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, गुजर नाला को हम साफ़ कर लेंगे, मगर वहाँ पूरी दुनिया में देखें कि अगर कोई सैलाब का पानी या बारिशों का पानी आता है तो उसके लिए सिस्टम होता है, क्योंकि ये कराची पूरा कंक्रीट की एक पूरी बिल्डिंग है, उस पर आप पानी बारिश का गिरेगा। उसके साइड में दुनिया का असूल है कि कोई आपने ग्रीनरी बनानी है, कोई मिट्टी बनानी है, कोई पानी वहाँ पे जम हो। हमने ऊपर से पानी लेके पत्थरों से नीचे तक पत्थरों पे जाएगा, हमने उसका कोई निज़ाम नहीं बनाया। उसके निज़ाम बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि उस पानी को हम गटर में फिर कर देते, रास्ता नहीं देते। पूरी बिल्डिंगें बनती है वहाँ पे, तो आज तक कराची के अंदर कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बन रही जिसने पत्थरों के बाद आपने ग्रीनरी और दरख्त और बाकी मिट्टी बनानी कि पानी वहाँ जज़ब हो जाए। उसका रास्ता हमने साफ पानी का समंदर की तरफ देना है, पूरी दुनिया में ये है, मगर हमने उसका गटर में देंगे। गटर जो ऑलरेडी सेवरेज का गंदा पानी लेके जाएगा, उसका अपना ही एक सिस्टम है, वो ज़्यादा पानी नहीं उठा सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे गटरों का निज़ाम सिस्टम बनाया ही नहीं है। ऊपर से जो पानी आता है फिर यहाँ पे सैलाब जैसी हालत, यहाँ पे तो लोग गाड़ियाँ तैरती हुई नजर आती है। ये हमारा सिस्टम का फेल्यूर है, पैसे यहाँ पे हैं। अगर सर आप ये देखें कि नालों की वजह से, नाले बंद होने की वजह से, उनमें कचरों के ढेर होने की वजह से, गैर कानूनी इमारतों की वजह से नालों के बीच में हम कितना नुकसान उठाते हैं। वो सालाना हमें हर साल कितने लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। और ये गैर कानूनी तौर पे जहाँ जहाँ भी आबादियां हैं, जो भी है, इन सबको हटाना तो हमारा फर्ज है, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। आपने कहा कि यहाँ ऊपर तक लोग सारे इन्वॉल्व हैं, तो हमने अपने नुकसान को भी तो बचाना, और जो गलत हैं ठीक है उनके साथ ज्यादती हो रही है। इस बारे में मुझे बात करनी है कि लोगों के पास इस वक्त जो है वो खाने को रोटी भी नहीं है, और वो बाहर आ चुके हैं, उन्हें गुजर नाले से लोगों को हटाया गया, वो बड़े परेशान हैं लोग। बेशक वो गैर कानूनी तौर पे आबाद थे, मगर इस वक्त परेशान तो हैं, लोग तो हमारे हैं, वो उनके साथ क्या करना है, इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? शाहरुख बात कर रहा हूँ, कराची से। जी शाहरुख, सवाल आपने हमें सुना, अब एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। सवाल ये है कि गैलेक्सी A2 जो फ़ोन है उसमें ए से क्या मुराद है? ए से मुराद है ऑसम। अरे वाह, फ़हीम सही जवाब है ये। हाँ, मेरा ख्याल है जो मैंने देखा है वो ऑसम ही है। आपका आंसर बहुत ही ऑसम है। इस पे क्या ज़रा आपका डिपार्टमेंट है, आप जाने, आप बताएं, आपको सही लग रहा है जवाब? बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और आप हमारी तरफ से ये गैलेक्सी A2 जो फ़ोन है वो आप जीत गए हैं। हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।
थैंक यू सो मच। ओके, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सर, हम गैर कानूनी तजावज़ात के खिलाफ जो एक ऑपरेशन जारी है उस हवाले से बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे, इस तरह अभी ब्रेकिंग न्यूज़ में भी हम सुन रहे थे, वो देख रहे थे कि गुजर नाला के हवाले से और लियारी नाला के हवाले से ये बात हो रही थी। जो गैर कानूनी तौर पे उन नालों में लोग आबाद हैं, अच्छा नालों के अंदर लोग आबाद कैसे हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे बारिशें होती नहीं है, नाले ज़्यादातर खुश्क ही होते हैं, तो जब वो खुश्क रहते हैं तो वहाँ पे झोंपड़ियाँ और फिर झोंपड़ियों से आहिस्ता आहिस्ता कच्चे घर, कच्चे घरों से पक्के घर, पक्के घरों से बिल्डिंग, और फिर इस तरह जो है ना बात बढ़ती जाती है। तो खैर, इनको गैर कानूनी तौर पर जितने भी लोग आबाद हैं इनको हटाया जा रहा है। अब जो लोग आज के दौर में एक झोंपड़ी में या कच्चे घर में रह रहे हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो किसी बिल्डिंग में, किसी सोसाइटी में, किसी और जगह पे जाके एक घर ले सकें। अब उनको तो वहां से उठा दिया गया, ठीक है, बैठे वो गलत थे, उठा दिया गया, ये सही काम किया गया, मगर वो बेचारे क्या करें अभी इस वक्त? छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे लेके कहाँ जाएं वो? उनके पास खाने को ना पीने को पैसा उनके पास होता तो वहाँ क्यों होते? तो ये इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। रियासत की क्या जिम्मेदारियां हैं? मैं चाहता हूँ कि इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। ये काम तो सही किया जा रहा है, मगर उन बेचारों का क्या कसूर है? फ़हीम भाई, बिल्कुल काम सही किया जा रहा है। उसमें KMC के लोग हैं जो जैसे सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी का मज़हर खान, उन सब लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के ये कब्ज़े तोड़वा रहे हैं। उनको रोज़ कत्ल की धमकियाँ मिलती है, रोज़ मारने की बात भी होती है। वहाँ जब जाते हैं कोई किसी का घर तोड़ने, बिल्डिंग तोड़ने, तो लोग तो बिल्कुल डंडे उठा के खड़े हो जाते हैं, उनको मारने के पे आ जाते हैं। कोई फायरिंग हो सकती है। पुलिस उनकी खिदमत को भी सराहना चाहिए कि ये लोग अब अपने मज़हर खान और जो उनकी लीड कर रहे हैं, तो बड़ा उनका मुश्किल काम है, तो उनके बावजूद भी काम हो रहा है। वहीं पे फिर ऐसे भी अफसर मौजूद हैं, बशीर सिद्दीकी जैसे जो इस डिपार्टमेंट का हेड है, वो अरबों पे कमा रहे हैं। अभी भी मुख्तलिफ लोगों से पैसे लेके, जी ये बिल्डिंग अभी नहीं तोड़ेंगे, उनसे पैसे ले जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट डंडा उठाती है तो फिर वो तोड़ने की बातें भी की जा रही हैं। तो हर तरह के, हर डिपार्टमेंट के अंदर लोग अभी भी मौजूद है जो पैसे भी कमा रहे हैं। आम लोग हैं, जो गरीब लोग जो आबाद कर रहे हैं, वो नीचे बैठे हुए, उनके बच्चे फाका कच्ची की हालत में, घर टूट गया। और जैसे आपने कहा कि जी सबसे पहले तो किसी नाले को बंद करने में कचरा और सारा जो गंद था शहर का वहाँ पे फेंक देते हैं, फिर वो आस्ता आस्ता आपके कहने के मुताबिक वैसे ही छोटी छोटी झोपड़ी से लेके झुग्गी से आपकी बिल्डिंगें बन रही है, और ये काम हो रहा है मुसलसल। उसमें पुलिस का सबसे बड़ा किरदार है कि वो सबसे पहले उनको लोगों को बिठाने में सहूलतकार बनते हैं, और सबसे पहले पुलिस अपना पैसा कमाती है। फिर उसके बाद आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, और बाकी इदारे हो गए, असर कमीशन से लेके मुख्तियारकार जो पटवारी हैं, वो सब लोग मलूस हैं। फिर आपके सिद्ध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, KMC के, ये सब लोग मलूस हैं। वो जाके सब, कोई एक बंदे की वजह से ये कच्ची आबादियाँ नहीं बन रही, ये नालों पे कब्जे नहीं हो रहे, बहुत सारे लोग मलूस हैं। अब इनको हुकूमत ने तो कहा है कि जी हम पैसे दे देंगे जिनको घर टूटे जा रहे हैं, और उसके लिए वफाक ने भी बड़ा फंड अच्छा खासा दिया है। गुजर नाला जो इस 60% सफाई हो चुकी है, वो ये कोई 30 किलोमीटर तक लंबा चौड़ा अब तक 2000 घर उन्होंने जो हुकूमत ने उन्हें तोड़ दिए हैं। और कुछ लोगों ने जिनके पास लीज है, जो 150 से लोगों ने जायद जाके अपील की है कि जी हमारे पास लीज है, KMC ने और बाकी इदारों ने मिलकर उनको लीजेस दी हुई है, उनको अब कोर्ट ने हुक्म किया है कि जिनके पास लीज है कानूनी, उनको नहीं तोड़ा जाए। तो और बाकी लोगों ने 50 से 60 लोगों ने लीज भी, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे जहाँ नहीं थे, उन्होंने पहले से ही स्टे ले लिए। अब इस सारे माल कमाने के पीछे आपके हमारे वकील, हमारी मीडिया, हमारे सहाफ़ी और तकरीबन गवर्नमेंट के लिए मिले हुए लोग, और साथ साथ गवर्नमेंट से भी ऊपर जो ये गवर्नमेंट बनाते हैं, वो सब मलूस हैं। और नालों में अगर बात की जाए तो जो पानी यहाँ से समुद्र तक जाता था, फेज 7 एक्सटेंशन की बात की जाए तो ये भी खुद एक नाले पे एक कब्जा करके फेज 7 एक्सटेंशन DHA में बन गया। तो ये कब्जा माफिया सिंध हुकूमत से लेकर DHA तक सब जगह पे मौजूद है, कोई एक मलूस नहीं। तो ये सब तो लोग सर आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे उन लोगों को कि जब आम आदमी, हमारे जैसे लोग जब घर बनाने के लिए जाते हैं तो उनको जो लीगैलिटीज़ जो है वो चेक करने की ज़रूरत है, और जो सारी चीज़ें होती हैं वो क्यों उस तरह से चेक नहीं होती, और कैसे ये एक गैर कानूनी तामीर जो हो जाती है? तो आवाम को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? अच्छा सवाल है कि अवाम
हमारे पास गुर्बत की वजह से सही नमूने से चेक नहीं कर सकता कि ये बिल्डिंग कानूनी है, गैर कानूनी है, नाले पे है। वो देखता है कि जी मेरे सर छुपाने के लिए घर मिल रहा है, मैं बच्चे लेके जाके किसी अपने घर में रखूं, किराया बच जाए, उस लालच में वो फंसता है। क्योंकि लालच इंसान को अंधा करती है, वो चेक नहीं करता। और चेक करने के लिए यहाँ पे कोई हमारे पास जो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि जी घर कानूनी है, गैर कानूनी है। अगर वो चेक भी करने जाते किसी इदारे में जाता है तो उसके लिए भी अच्छी खासी रिश्वत का आंसर है। दुनिया में अच्छा। पूरी जगह किसी भी घर को आपने वहाँ करने पूरा नंबर डाला और पोर्टल से आपको पता चल जाता है ये किसके नाम है, कानूनी है, गैर कानूनी, जैसे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है। हमारे यहाँ तो आज तक जिस तरह ये घर बने हुए हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उस तरह का सिस्टम निज़ाम ही नहीं बना। वो पूरा गैर कानूनी चीज़ों का बनने का वजह यही है कि घर मेरे नाम पे है तो आपके नाम पे ट्रांसफर होना कोई मसला नहीं है। पर सिर्फ सर, ये पैसे जो दे दो, गैर गैर कानूनी तामीर चीज़ें होती तभी है हो तो रही हैं। ये बिजली के तारे और गैस की ये सारी चीजें कैसे लग जाती हैं? आ ये जाती भी है। गैर आराम से कानूनी तो- इमारत पे बिजली मीटर कैसे लग सकता है? बिजली के वहाँ पे ये भी भी- वो ये लोग भी एक- आपके के इलेक्ट्रिक से लेके सुई गैस डिपार्टमेंट के सारे लोगों को वहाँ पे भी पैसे चाहिए। और आराम से आपने कोई 100 कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया, वो कहते हैं हमें तो पैसे मिल रहे हैं, ये कच्ची आबादी के नाम पे वो जाके लीज ले लेते सही, हैं, सही। वो उनको मिल जाता है आराम से। थैंक यू सहूलत सो मच अमित साहब, आप तशरीफ लाए और इस हवाले से अपने बातें की। अल्लाह करे कि ये जिस नीयत के साथ इन सारे मामलात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, हमारी हुकूमतें और अदालतें इसमें कामयाब हो जाएं। और क्योंकि इसमें सिर्फ फ़ायदा हम आवाम का ही है और गैर कानूनी कामों से हम सबको दूर ही रहना चाहिए, बेशक पैसे कम हो या ज़्यादा हो, अमीर हो या गरीब हो। फ़हीम अब्बास को, ज़ारा रज़ा को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।